हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आज की हमारी ओल्ड क्वेश्चन सीरीज की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासें प्रोवाइड करा चुका हूँ। और साथियों, ये क्लास आपको हमारी कैसी लग रही है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों, टिल एग्ज़ाम तक मैं ऐसे ही क्लास आपको देता रहूँगा। आने वाले टाइम में क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, 20 से 25 क्वेश्चन एक क्लास में होंगे आने वाले टाइम में। चूँकि मेरे पास थोड़ा समय कम है अभी, आने वाले टाइम में क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो साथियों, मेरा जहाँ तक मेरी जो कोशिश है, मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन करा दिए जाएँ। चूँकि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमारे जो 1000 क्वेश्चन हम कराएंगे विद एक्सप्लेन, उसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों आपके लिए, वो सारे ओल्ड क्वेश्चन हैं और कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में ये पूछे गए हैं। वैसे मैं ईयर वाइज लेकर चल रहा हूँ। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है? साथियों, नंबर 1 शून्य, नंबर 2 अधिकतम, नंबर 3 न्यूनतम, नंबर 4 मध्य। तो साथियों, वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार की जो भूमिका होती है वह न्यूनतम होती है, क्योंकि ना तो शून्य हो सकती है और ना अधिकतम हो सकती है, लेकिन न्यूनतम होती है। साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में राज्य सरकार के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नांकित में से कौन सा है? साथियों, राज्य सरकार की बात चल रही है। राज्य सरकार के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो साथियों, नंबर 1 भू राजस्व, नंबर 2 विक्रय कर, नंबर 3 स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस, नंबर 4 राज्य उत्पाद शुल्क। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है विक्रय कर, क्योंकि राज्य सरकार को विक्रय कर से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। साथियों, देखते हैं, भारत में राज्य सरकार के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत विक्रय कर है। भारत में संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में राज्यों को निम्न विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। साथियों, यहाँ हम बात करेंगे कि जो संविधान की सूची 7 है, उसमें उसकी सूची 2 में जो राज्यों के कर बताए गए हैं, कौन कौन से कर शामिल है, उनकी बात करेंगे हम। तो साथियों, नंबर 1 पर जो है भू राजस्व कर है। नंबर 2 अखबार को छोड़कर, साथियों अखबार पर नहीं, अखबार को छोड़कर अन्य वस्तु की खरीद एवं बिक्री पर कर। साथियों, अखबार पर जो कर लगता है वो केंद्र सरकार को मिलता है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 कृषि पर कर। साथियों, कृषि पर कर भी जो होता है वह राज्य सरकार लेती है। नंबर 4 भूमि तथा मकान पर कर। भूमि तथा मकान पर जो कर मिलता है या जो कर लगता है वह राज्य सरकार लगाती है। कृषि भूमि पर संपदा एवं मृत्यु कर। साथियों, कृषि भूमि पर जो संपदा कर लगता है या जो मृत्यु कर लगता है वह भी राज्य सरकार लगाती है। शराब तथा नशीली वस्तुओं पर कर। शराब तथा नशीली वस्तुओं पर कर। स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर। नंबर 8 बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर। नंबर 9 केंद्रीय सूची में अंकित को छोड़कर अन्य स्टाम्प शुल्क। साथियों, जिन स्टाम्पों पर केंद्रीय सूची में कर लगता है उनको छोड़कर अदर जो भी स्टाम्प बिकते हैं या जिनका विक्रय होता है उन पर राज्य सरकार कर लगाती है। सड़क में आंतरिक जलमार्ग से जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर। साथियों, सड़क या आंतरिक जलमार्ग होगा। नंबर 11 मनोरंजन तथा जुआ सहित विलास पर कर। नंबर 12 व्यापार तथा पैसे पर कर। नंबर 13 चुंगी पर कर। नंबर 14 अखबार में छपे विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर।
साथियों जो अखबार में विज्ञापन जो होता है उस पर कर केंद्र सरकार लगाती है। तो साथियों ये सारे कर आप बहुत ध्यान से पढ़ लें। राज्य सरकार के कर से अगर आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ये सारे करों को शामिल कर लिया है। साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से करारोपण में सर्वाधिक क्षमता प्राप्त की जा सकती है? साथियों नंबर 1 सम निरपेक्ष त्याग, लाभ, समान सीमांत त्याग, समान आनुपातिक त्याग। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वह है समान आनुपातिक त्याग। समान आनुपातिक त्याग सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से करारोपण में सर्वाधिक क्षमता प्राप्त की जा सकती है। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राजकोषीय घाटे का सही माप निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल राजस्व का अधिक। साथियों ये तो राजस्व घाटा होता है। नंबर 2 कुल राजस्व प्राप्तियों जमा ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक। कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक। कुल ब्याज भुगतान की तुलना में कुल व्यय का अधिक। साथियों व्यय होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो कुल राजस्व प्राप्तियां जमा ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक, ये राजकोषीय घाटा होता है। एक क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और शायद हर बार ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो एक क्लास में ऐसी लेकर आऊँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं सम्मिलित वाली वो मैं वहाँ पर जितने भी सम्मिलित क्वेश्चन हैं उन्हें मैं एक क्लास में एडॉप्ट करूँगा। और जितने भी जो नियम है हमारे ऑथर हैं जिनके, जैसे कोई बुक हो गई या कोई प्रिंसिपल का सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो किसने दिया है, कोई प्रिंसिपल किसने दिया है या सिद्धांत किसने दिया है, उसके बारे में एक क्लास में आपको लेकर आऊँगा आगे। साथियों देखते हैं भारत में राजकोषीय घाटे का सही रूप कुल राजस्व प्राप्तियां जमा ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अधिक है। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। ये सरकार पर ऋणों के बोझ में होने वाली शुद्ध वृद्धि से है। राजकोषीय घाटे का उच्च स्तर आर्थिक असंतुलन एवं चुनौतियों को उत्पन्न करता है। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत है 0 या 0 के निकट, 1 और 2 बहुत अधिक। तो साथियों तो सार्वजनिक वस्तु होती है, सार्वजनिक जो वस्तु होती है इसका मतलब ये होता है कि समाज में चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, सार्वजनिक जो वस्तु होती है वो सबको प्रोवाइड की जाती है, उसका उपभोग सभी लोग करते हैं। देख लेते हैं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो 0 या 0 के निकट होता है, क्योंकि इसकी जो सीमांत लागत होती है 0 या 0 के निकट होती है। शुद्ध सार्वजनिक वह वस्तु है जिसकी कुल लागत में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर भी वृद्धि नहीं होती है। शुद्ध लोक वस्तु की 2 विशेषताएं हैं, प्रतिद्वंद्विता की अनुपस्थिति तथा वर्जन का अभाव। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत 0 या 0 के निकट होती है। साथियों ये काट दें आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कर सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सीमा शुल्क दरों की बहुलता में कमी, कर अनुपालन में सुधार, कर आधार को विस्तृत करना, कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के भाग में वृद्धि करने के तरीकों को सुलझाना। तो साथियों अप्रत्यक्ष जो कर होता है वो वैसे भी बुरा माना जाता है, क्योंकि इसका जो असर है, प्रभाव है, वह गरीब व्यक्तियों पर ज़्यादा पड़ता है। तो साथियों ये इसका ये नहीं है, बाकी ये सभी कर सुधार के उद्देश्य हैं। भारत में कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के भाग में वृद्धि करने के तरीकों को सुझाना कर सुधार का उद्देश्य नहीं है। बाकी सब शेष जो 3 ऑप्शन हैं वह इसके उद्देश्य है। साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। जब किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच निम्नांकित होती है तो उत्पादन शुल्क का पूरा भार क्रेता वहन करते हैं, अनंत, 0, 1 या कोई नहीं। तो साथियों जब किसी वस्तु की कीमत 0 होती है
तो उत्पादन शुल्क का जो पूरा भार है वो क्रेता वहन करते हैं, मतलब खरीदने वाले वहन करते हैं। जब किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत शून्य होती है तो उत्पादन शुल्क का पूरा भार क्रेता वहन करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभिकथन ए, अप्रत्यक्ष कर आय के वितरण में असमानता बढ़ाते हैं। तर्क देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धनों पर ज्यादा पड़ता है। तो साथियों अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो आय के वितरण में असमानता बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल सही है। और अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धनों पर ज्यादा पड़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। साथियों ऑप्शन देख लेते हैं। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। साथियों इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है, दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर है जिसका भार करदाता स्वयं न वहन करके अंशतः या पूर्णतः दूसरे व्यक्तियों के ऊपर डाल देता है। अप्रत्यक्ष कर आय के वितरण में असमानता बढ़ाते हैं। अप्रत्यक्ष कर अन्यायपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को समान दर से कर चुकाना पड़ता है। इस कर से धनी को भी उतना ही कर देना पड़ता है जितना कि गरीब को। किसी समान वस्तु के क्रय से इस प्रकार धनी की अपेक्षा गरीबों को अधिक त्याग करना पड़ता है। साथ ही जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये कर एक तरह से बुरे कर माने जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वह तो वहन करेंगे ही, जिनके पास पैसा नहीं है वह भी वहन करेंगे। साथ ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह है बिक्री कर। क्योंकि अब मान लो आप मार्केट जा रहे हैं, वही कोई वस्तु है, मान लो कोई कपड़ा है, कोई पैंट शर्ट है, वो आप खरीद रहे हैं, कोई पैंट मान लो आप खरीद रहे हैं और वही कोई पैसे वाला खरीद रहा है। तो चाहे एक गरीब व्यक्ति उसे खरीदे और चाहे वह उसे पैसे वाला खरीदे, उस पर जो टैक्स लगने वाला है वह बराबर लगेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति को कम टैक्स लगेगा या जो व्यक्ति पैसे वाला है उसके लिए ज़्यादा टैक्स लगेगा, बल्कि दोनों को टैक्स की रेट जो होगी, टैक्स का रेट जो होगा वो बराबर रहेगा। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष करों को बुरा कर माना जाता है। साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नंबर 1 हेक्सर होलिन, नंबर 2 हैवर्लर, नंबर 3 रोल प्रेविस, नंबर 4 जगदीश भगवती। तो साथियों व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत, इसको जो प्रतिपादित किया था साथियों हेक्सर होलिन ने इसको प्रतिपादित किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउमेंट सिद्धांत हेक्सर होलिन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिन वस्तुओं में दुर्लभ साधनों की बड़ी मात्रा में प्रयोग होती है उन्हें आयात किया जाता है क्योंकि इनकी कीमतें ऊंची हैं, जबकि उन वस्तुओं को निर्यात किया जाता है जिनमें प्रचुर साधन प्रयोग होते हैं क्योंकि उनकी कीमतें नीची हैं। हेक्सर होलिन प्रमेय की व्याख्या 2 रूपों में की जाती है, आगे बात करेंगे। साथियों यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु अपने देश में बना रहे हैं और मान लो आप हमारा भारत है, भारत किसी वस्तु को 2 रुपये में बना रहा है, वहीं चाइना किसी वस्तु को उसी वस्तु को 2 रुपये में बना रहा है, 1 रुपये में बना रहा है। अगर हम इस वस्तु का आयात करें तब भी ये 2 रुपये से सस्ती पड़ती है, तो क्या करेंगे हम इस वस्तु को अपने यहाँ नहीं बनाएंगे बल्कि इसको क्या करेंगे हम इसको आयात कर लेंगे। और जो वस्तु चीन में महंगी बन रही है हमारे यहाँ सस्ती बन रही है उसका हम क्या करेंगे निर्यात कर देंगे या दूसरा देश उसका निर्यात कर लेगा। तो साथियों आगे देखते हैं। नंबर 1 साधन प्रचुरता या दुर्लभता कीमत कसौटी के रूप में। नंबर 2 साधन प्रचुरता या दुर्लभता भौतिक कसौटी के रूप में। साथियों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्यापार की शर्तों की एकल कारक एवं द्विकारक अवधारणा किसने प्रतिपादित की? साथियों व्यापार की शर्तों की बात चल रही है। एकल कारक एवं द्विकारक शर्तों या अवधारणा किसने प्रतिपादित की? नंबर 1 हैवर्लर, नंबर 2 जैकोबाइनर, नंबर 3 स्नाइडर, नंबर 4 स्केमल। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वह जैकोबाइनर। व्यापार की शर्तों की एकल कारक एवं द्विकारक अवधारणा जो दी थी वह जैकोबाइनर ने दी थी। साथियों देख लेते हैं। व्यापार की शर्तों की एकल कारक एवं द्विकारक अवधारणाएं जैकोबाइनर ने प्रतिपादित की है। व्यापार की एकल घटकीय शर्तें TS = TC × FX ये होती है।
साथियों टी एस बराबर पी एस अपन पी एम इंटू एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, टी एस बराबर पी एस अपॉन पी एम इंटू एफ एक्स। ये साथियों ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले को ध्यान रखें क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर फॉर्मूला पूछ लेता है। आगे देखते हैं साथियों, जहाँ टी सी बराबर व्यापार की शर्तें हैं, एफ एक्स बराबर निर्यात उद्योगों का उत्पादक सूचक है। व्यापार की द्विघट की शर्तें देख लेते हैं, ये टी डी से डिनोट करते हैं इसे, टी सी इंटू एफ एक्स अपन एफ एम, टी सी इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एम। साथियों इस कंडीशन को भी आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। और इसका जो फॉर्मूला और लिखते हैं हम, टी टी बराबर पी एक्स अपन पी एम इंटू एफ एक्स अपन एफ एम। इसको साथियों हम ऐसे लिखेंगे, टी डी बराबर पी एक्स अपन पी एम इंटू एफ एक्स अपन एफ एम। साथियों इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि कंडीशन कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। साथियों में बात करते हैं, टी डी बराबर व्यापार की द्विघटी की शर्तें हैं, पी एक्स अपन पी एम बराबर वस्तु व्यापार की शर्तें हैं, एफ एक्स बराबर निर्यात उत्पादकता शर्तें हैं और एफ एम बराबर आयात उत्पादक शर्तें हैं। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। विदेशी व्यापार गुणक का समीकरण है, विदेशी व्यापार गुणक का समीकरण है। नंबर 1 रुपया डॉलर अनुपात, नंबर 2 एम पी एम अपन एम पी एस, नंबर 3 कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, नंबर 4 वन अपॉन एम पी एम प्लस एम पी एस, वन अपॉन एम पी एम प्लस एम पी एस। ये साथियों इसका फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको हर टर्म्स याद रखनी है। विदेशी व्यापार गुणक ये बताता है कि निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है जो कि निर्यात की तुलना में कई गुना होती है। निर्यात एवं राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध बताने वाला तत्व विदेशी व्यापार गुणक है, अर्थात के एफ बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, के एम बराबर वन अपॉन एम पी एस प्लस एम पी एम। तो साथियों इस वाली टर्म्स को आप याद रखें। साथियों आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत में व्यापार नीति संबंधी सुधारों में समाविष्ट है, भारत में व्यापार नीति संबंधी सुधारों में समाविष्ट है। नंबर 1 विनिवेश, नंबर 2 सीमा शुल्कों को कम करना, नंबर 3 SLL सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, नंबर 4 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कमी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है, भारत में व्यापार नीति संबंधी सुधारों में समाविष्ट है, वह सीमा शुल्कों को कम करना, सीमा शुल्कों को कम करना। भारत में व्यापार नीति संबंधी सुधारों में सीमा शुल्कों को कम करना समाविष्ट है। साथियों सीमा शुल्कों को लिखा है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, सीमा शुल्कों को। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। भारत में वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है, भारत में वृद्धि क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है। नंबर 1 भिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा असमान बजटीय सहायता, औद्योगिक इकाइयों का स्थानिक वितरण, नंबर 3 कुछ राज्यों में असमान विकासात्मक बुनियादी ढांचा। तो साथियों भारत में वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन का जो कारण है वो उपयुक्त सभी है। साथियों आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्नांकित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक में नहीं लिया गया है? नंबर 1 जीवन प्रत्याशा। साथियों क्वेश्चन में इसकी मैंने क्लास भी दी है, आप क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसको मैंने शायद कल की क्लास में भी बताया था। नंबर 2 प्रौढ़ साक्षरता, नंबर 3 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो साथियों तीनों इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसमें प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं होता, इसकी बात नहीं की गई है। मानव विकास सूचकांक साथियों HDI, इसकी मैंने कल भी बात की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
साथ ही इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें आप। तो साथियों आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? तो साथियों क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 110, 111, 112, 113। तो साथियों जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट पेश किया जाता है। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के एक शब्द वॉटगेट या वॉगेट बोलते हैं से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। वॉगेट बोलते हैं साथियों से वॉगेट, क्योंकि डी साइलेंट रहता है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जिस साथी को हमारी क्लास का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों इस क्लास के लिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बेझिझक पूछ सकते हैं। तो साथियों लेते हैं विदा। कल एक नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।